all the students who are joining us online through Zawiya Educational Services Facebook live session. Thank you. Because I have students there as well in this classroom, and there are many more students who are joining us through Facebook live session as well. So students, today we are going to discuss different tricks, techniques, and tips for attempting English essay for competitive examination, whether it be Provincial Management Service or CSS. As you all people know, that CSS is round the corner. Its test, the mandatory test that has been announced by the Federal Public Service Commission has also been announced, and Provincial Management Service exam would most probably be held in the next year, might be in February or March. So English essay is of crucial importance when it comes to the preparation. And we all know that 80 to 90% students, the students do not get through in English essay exam because they lack several skills, techniques required or mandatory for cracking this exam. So I know कि आप लोग सारे इस वक्त बड़े पैनिक की सिचुएशन में होंगे, because जब हम भी थे तो हम भी इसी स्टेज से गुजर रहे थे जिसमें आप लोग आज बैठे हुए हैं, और इसी तरह के फेसेस थे, परेशानी भी थी, स्ट्रेस भी थी, लेकिन the thing is we have to manage it. ठीक है, we have to manage it and we have to control our energy for attempting our papers in the best manner. So students, मैं थोड़ा सा आज आपको ना एक जनरल रिव्यू दूंगा इंग्लिश एसे से रिलेटेड कि आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है इन अ वेरी गुड मैनर. देखें, वन थिंग दैट यू मस्ट पीपल एक चीज जो आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है ना, वो ये रखनी है कि इंग्लिश एसे का जो पेपर है ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेपर नहीं है, ये एक रूटीन नेचर का पेपर है. अनफॉर्चुनेटली हम जब स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं तो वी थिंक दैट कि इसके लिए कोई पीएचडी इन इंग्लिश होना चाहिए, एमएस इन लिटरेचर होना चाहिए, लिंग्विस्टिक्स में आपकी डिग्री होनी चाहिए. सो दिस इज नॉट द केस. आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स, मैनी एस्पिरेंट्स, many of them in my friend circles who have done their degrees from UK, USA and many other international renowned institutions, लेकिन वो ऐसे का एग्जाम नहीं पास कर सके. इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे फ्लुएंट है, इंग्लिश में बोलते हैं, उनकी एजुकेशन भी बहुत अच्छे इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन से है. हम तो एक एवरेज से कैंडिडेट थे, हमारे दोस्त भी अभी से कैंडिडेट्स थे जिन्होंने इसको एग्जाम को पास कर लिया. सो ये टिप्स, ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं. मैं किसी भी ऐसे को ना 4 चीजों में डिवाइड करता हूँ, आप लोगों ने इसको ना नोट डाउन कर लेना है. ठीक है, 4 चीजों में डिवाइड करता हूँ और आपको वो एसे की वैरायटी भी बताऊंगा कि एसे किन किन सब्जेक्ट से लिया जाता है, किन किन एरिया फील्ड को टच अपॉन करता है. ठीक है, यस, नो जीके टुडे. अभी तो एसए की क्लास चल रही है तो आप लोग इसी को ही फोकस करते हैं. फर्स्ट, द इशू. Extent of the issue. Causes. Remedies or solutions. Generally, हम ऐसे को 4 wider categories में classify करते हैं. The one is issue. The second one is extent of the issue. The third one causes, and the fourth one remedies or uske solutions. Let's say we have a topic
in with essay is education. अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ 8 से 10 वो ब्रॉडर कैटेगरीज जिसमें से नॉर्मली ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज education, second gender, third burning international issues, number 4 economics and politics, number 5 literature, number 6 social problems. So normally ये 6 वो ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसको एग्जामिनर हमेशा पूछेगा, और एग्जामिनर ने कभी इससे बाहर नहीं जाना, क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसे का टॉपिक नॉर्मली बन ही नहीं सकता, क्योंकि आपने उस पर CSS में आपके पास 3 आवर्स होते हैं और प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के एग्जाम में आपके पास 2 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो आप ये जनरली 6 से 8 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, जो एक दो हैं वो मेरे जहन में आएंगे, तो वो भी मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा, ठीक है। इट्स नॉट विजिबल, ओके, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। द फर्स्ट वन इज एजुकेशन, द सेकंड वन इज जेंडर, फीमेल एमेंसिपेशन से रिलेटेड आता है, जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी से रिलेटेड एग्जामिनर पूछता है हमसे। द थर्ड वन इज इंटरनेशनल इश्यूज, लाइकवाइज हमसे प्रीवियस एग्जाम्स में कश्मीर इशू उसने पूछा है, ठीक है। तो इसी तरह इंटरनेशनल इशू, अफगानिस्तान का इशू आजकल बर्निंग इशू है, तो इस पे भी ऐसे आ सकता है। The fourth one is economics and politics, both important combination है economics and politics का। अच्छा, इसमें ये चीज जरूरी नहीं है कि आपको वो इकोनॉमिक्स ही कोई टर्म देगा, आपने उसको उसका होराइजन इतना ज्यादा है, एक्सटेंट ऑफ द में आपने उसको ऐसे डिस्कस करना है कि तमाम चीजों का एक एमएलगम उसको आपने बनाना है, ठीक है, हर चीज को टच अपॉन करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लिटरेचर, जो लोग जिनका इंग्लिश का बैकग्राउंड होता है, जिन्होंने इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में अपनी डिग्री की होती है, वो लिटरेचर को अच्छी तरह ऑप्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज सोशल प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी हो सकता है, इसमें हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, तो इस तरह की हमारी डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनको एग्जामिनर टच अपॉन कर सकता है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द एसे। किसी भी स्टूडेंट को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो ऐसे का स्ट्रक्चर बनाने में आती है। हमारे पास बहुत सी टेक्निक्स इन प्रोग्रेस हैं। फॉर एग्जांपल कुछ टीचर्स ये रिकमेंड करते हैं कि आप पॉइंट्स में लिखें, कुछ टीचर्स ये रिकमेंड करते हैं कि आप लाइंस की फॉर्म में लिखें, ठीक है। सो इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे लिखते हैं। कोई इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है, यूनिवर्सल फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैंने जो जिस टेक्निक को मैंने फॉलो किया, मेरे टीचर सर रिजी आबदी थे, तो उन्होंने जो हमें टेक्निक सिखाई, मैंने हमेशा उसको फॉलो किया। तो वो टेक्निक क्या थी? लेट्स सपोज एजुकेशन का हम टॉपिक ले लेते हैं। एजुकेशन में हमसे वो ये पूछ सकता है कि व्हाट आर द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान एंड सजेस्ट देयर रेमेडीज और सॉल्यूशंस, ठीक है। सो इसका इशू मैंने 2 to 3 लाइनर इशू इसका बनाना है। वो इशू क्या हो सकता है कि मैं आप में से किसी से अगर पूछूं तो कोई इफ यू रेज हैंड कि इसका कोई इशू आप क्या बनाएंगे 2 to 3 लाइनर, कोई भी बता सकता है, इसको रॉन्ग भी बता सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। सिलेबस डिफरेंट है, ठीक है, पूअर एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते। सॉरी, स्कूल्स नहीं है, सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हैं उसके। पॉवर्टी की वजह से लोग एजुकेशन को प्रेफर नहीं करते। ग्रेजुएट हो जाते हैं लेकिन नौकरियां नहीं होती, अनएम्प्लॉयमेंट है, मार्केट के अंदर जॉब्स नहीं अवेलेबल, ठीक है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
Sorry, Teachers are appreciated. teachers are Teachers are not appreciated. appreciated. बड़ा अच्छा पॉइंट है, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज में तो टीचर्स को अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ टीचिंग इज द ओनली प्रोफेशन which is adopted as a last resort. You can even write this in extent of the issue. ठीक है, अच्छा इशू इसका क्या बन सकता है कि education is not the priority of our country. ठीक है, it took almost 70 years for Pakistan to recognize that the right to education is a fundamental right. Okay. So there is a lack of teachers, scientific equipment, technology, and a need for education in our country. So this has become the issue for our topic. हाँ जी, ये students भी इसमें contribute कर रहे हैं. उन्होंने कहा है lack of budget by the government. जी बिल्कुल ठीक है, आप lack of budget है. Government normally governments जो internationally है वो 4 to 6% and even 8%. They earmark the budget for educational purposes, but unfortunately in Pakistan, we earmark less than 1% or less than 1.5% of the total GDP. So, आपको ना ये statistics भी आने चाहिए, ठीक है? These statistics must be on your toes, finger toes, ठीक है? कि education में इस time कितना budget spend हो रहा है, और must mention these statistics in your paper. इसको आपने अपने पेपर के अंदर लाजमी लिखना है. तो ये मैंने आपको फर्स्ट चीज बता दी कि इशू आपने कैसे फ्रेम करना है. आपने ये 2 to 3 लाइनर इशू फ्रेम कर लिया. इस इशू की वजह से अब आपके एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ठीक है, इसने जो whatever is mind man, he has understood it. आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया. एस्से के पेपर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टॉपिक का अंडरस्टैंड करना. अगर आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया, उसका इशू डिफाइन कर दिया, आपकी पहली सीढ़ी आपने क्रॉस कर ली. 4 सीढ़ियां आपने 4 सीढ़ियां क्रॉस करनी है. 25%, 25%, 25%, 25%, इट मेक्स अ टोटल 100%. ठीक है, सो आपने ये इशू बना लिया है. नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सटेंट ऑफ द इशू. जी, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच एंड पुअर इन द एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. There are different systems of education in Pakistan. There is a system of education that supports the elite system of society, that is meant for the privileged class of society. We have seen HESN is there, LGS is there, we have seen Chhe for the American Life stuff is there, LUMS is there. But on the other hand, there is another system that is meant primarily for the underprivileged have-nots in the society. वो कौन से हैं? वो है हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हमारे मदरसाज हैं. अच्छा, मदरसाज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी डिस्कस करना मदरसाज को कि आपके अराउंड 4 million students are enrolled in the madrasa education in Pakistan, and it is the largest number that informal education में ये largest number है पाकिस्तान के अंदर. ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो आपने फिगर्स हैं और स्टैटिस्टिक्स हैं, आप उनको कोट लाजमी करना है. आप लोग रोजाना डॉन या दी न्यूज तो पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं? तो उसमें से एक काम किया गया कि रोजाना की जो स्टैटिस्टिक्स हैं ना, उनको एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया गया. ठीक है, उसको अपने नोट्स बनाए रोजाना से. ऊपर डेट लिखा करें, नीचे लिखें लेट सपोज आज का, जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आज का आर्टिकल्स डॉन में कौन कौन से हैं या एडिटोरियल्स, कोई मुझे बता सकते हैं? जी, आज डॉन में कौन से ओमिक्रॉन के ऊपर आर्टिकल आया हुआ है? एडिटोरियल किसके ऊपर आया हुआ है? कोविड के लिए हमने प्रोक्योरमेंट्स जो की हैं उनमें जो इरेगुलरिटीज हैं उन पे एडिटोरियल भी आया हुआ है. तो आप इन चीजों में ना डाटा एक्सट्रैक्ट आउट किया करें. न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग जनाब एवं उसको पढ़ते रहे, टाइम जाया करते रहे. उसमें से डाटा फर्स्ट थिंग वो क्या हो सकता है? फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं. सेकेंडली फ्लावरी वर्ड्स जो कुछ उसमें ऐसे होते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट आउट किया करें. ठीक है, टर्म्स होती हैं, कुछ टर्म्स जार्गन्स होते हैं, आप उन जार्गन्स को एक्सट्रैक्ट आउट किया करें.
जी एक्सप्रेशंस, वेरी गुड, एक्सप्रेशंस को कॉपी किया करें। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एनालिसिस। आपका उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको कोई पीएचडी इन इंग्लिश बंदा नहीं चाहिए, उसको वो बंदा चाहिए जिसके अंदर इतनी कैपेसिटी हो फर्स्ट कि वो उसका एनालिसिस कर सके, सेकंड उस एनालिसिस को पेपर के ऊपर लिख सके, थर्ड और वो एनालिसिस ऐसा हो कि जो उसको एग्जामिनर को समझ आ सके। आपका नाम क्या है? अदनान। कहाँ से बिलोंग करते हैं? अदनान साहब बलूचिस्तान से हैं, ठीक है। अदनान साहब जब अपना एग्जाम देंगे, पेपर देंगे, तो द एग्जामिनर डजंट नो who the writer is. The only medium of communication between you and your papers checker is paper. तो पेपर में उसको उतनी इंग्लिश चाहिए कि जो उसको समझ आ सके। और जो क्राइटेरिया इट्स बैचलर्स बीए क्राइटेरिया, कोई उसके लिए पीएचडी क्राइटेरिया नहीं है, कोई पोस्ट डॉक्टरेट क्राइटेरिया नहीं है। एक सादी सी बात यह है कि सादी इंग्लिश में लिखना है, सिंपल इंग्लिश में लिखना है, टेंस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब इस एज में अगर आप आके कहेंगे टेंस मैंने सीखने हैं, तो वो फिर आप टेंस सीखेंगे, फिर पेपर आप नहीं दे सकते। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझसे ये एग्जाम करते रहते हैं, ये सॉरी क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर हमें टेंस नहीं आते, या लेट सपोज मुझे इशू है मुझे लिखना नहीं आता। अब मैं अब आपको बताता हूँ, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था। कैन यू इमेजिन, कैन यू बिलीव, मुझे भी लिखना नहीं आता। मैं जब पहली बार मैंने ऐसे लिखा था अपना, तो इट टुक ऑलमोस्ट 3 to 4 days फॉर मी टू कंप्लीट वन एसे। लेटर ऑन मैंने प्रैक्टिस की उसमें, तो वो टाइम जो था वो श्रिंक होता गया। 2 दिन लगना शुरू हो गया, 1 दिन लगना शुरू हो गया। मैं इतना डेडिकेटेड वे में ऐसे को प्रिपेयर किए करता था, बैठ के मेरे सामने नोट्स भी पड़े होते थे। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि नोट्स बनाया करें कि ये मेरा पाँव सो जाया करता था, ठीक है। सो दिस इज द वे आपने किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। इट्स नॉट ओनली फॉर इंग्लिश ऐसे, बट फॉर द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स एज वेल। तो आपने एक डेडिकेशन के साथ करनी है, और आपने अपना 100% देना है, ठीक है। So this is the only way you can ace this exam. देखें, चाहे CSS है चाहे PMS है, thousands of candidates appear in this exam, ठीक है। तो आपकी जो प्रोडक्ट है ना, वो सबसे मुख्तलिफ होनी चाहिए। क्यों जलाल सन्स के हम सैंडविचेस खाते हैं, क्यों हम पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा खाते हैं, और कौन कौन सी मशहूर जगहों की चीज़ें हैं? KFC, मैकडॉनल्ड, चलें ठीक है, वो तो वैसे नॉर्मली हो गया। लेकिन क्यों हम खाते हैं? बिकॉज क्यों हम आईफोन यूज करते हैं? हम आईफोन इसलिए यूज करते हैं, हम जलाल सन्स का वो बर्गर्स और पिज्जा इसीलिए खाते हैं बिकॉज दे ऑफर यूनिक प्रोडक्ट। सो आपने भी अपनी यूनिक प्रोडक्ट पेश करनी है पेपर के ऊपर, और इट्स नॉट अ हरकुलियन टास्क एट ऑल। पापा जॉन्स भी, ये हमें ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बता रहे हैं, पापा जॉन्स भी। तो वो हमने अपनी एक डिफरेंट प्रोडक्ट देखी। थर्ड थिंग पे आते हैं हम, कॉजेज। अब हमने कॉजेज में ये बताना है। अच्छा, मैं जो सजेस्ट करता हूँ आपने ना पूरी लाइन में लिखनी है, मैं अभी आपको आउटलाइन बता रहा हूँ कि आपने कैसे बनानी है। हम लेट्स सपोज इसमें एक्सटेंट ऑफ द इशू, सॉरी एक्सटेंट ऑफ द इशू पहले, एक्सटेंट ऑफ द इशू में क्या आएगा? फर्स्ट हम बता देते हैं कि it took almost 70 years for this state to recognize the right to education is a fundamental right. Extent of the issue में हम ये बता सकते हैं कि there are schools without laboratories. एक पॉइंट आपने बता दिया। अब इसके नीचे आपने पूरा पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप एक पॉइंट बता सकते हैं कि फीमेल are not encouraged to get themselves enrolled in educational institutions in many areas. आप बता सकते हैं ये केपी के एरियाज हैं, हमारे ट्राइबल रीजन में है, फिर जो है हमारे क्या कहते हैं साउथ पंजाब के एरियाज हैं, वहाँ पे फीमेल एजुकेशन को इनकरेज नहीं किया जाता, ठीक है जी। सॉरी, फ्यूडलिज्म प्रिवेल करता है। फ्यूडलिज्म क्या है? बेसिकली इट्स अ स्टेटस को, इट discourages progress, it discourages
चेंज, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमने एक पॉइंट बना दिया। एक हम पॉइंट ये बना सकते हैं कि पीपल आर सो पुअर दैट दे कैन नॉट अफोर्ड एजुकेशन। क्वेश्चन ये राइज होता है कि बहुत से पीफ के स्कूल्स हैं, हमारे गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, दे आर ऑफरिंग फ्री एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, बट स्टिल देयर एनरोलमेंट रेशियो इज द लोएस्ट। व्हाई? तो हमने एक एनालिसिस उसको देना है कि भाई द रीजन इज दैट पीपल आर सो पुअर एंड अनएम्प्लॉयड दैट दे यूटिलाइज देयर चिल्ड्रन फॉर अर्निंग मनी, कि वो अपने बच्चों को पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाइल्ड लेबर जिसकी हम बात करते हैं, ब्रिक लेन्स पे हम देखते हैं, हम शॉप्स पे देखते हैं, दे आर मैकेनिक्स, दे आर नॉट इंजीनियर्स। सर इसमें एक पॉइंट ऐसा भी है कि कुछ लोग अपनी लेगेसी को कैरी करते हैं। वो कहते हैं कि अगर कारपेंटर है तो उसका बेटा कारपेंटर ही बनेगा, मजदूर है तो बेटा मजदूर ही बनेगा। वो स्टडी की तरफ जाने देना नहीं चाहते अपने बात को, क्योंकि माइंडसेट भी ऐसे हैं बैकवर्ड इसलिए तो कहते हैं कि जो बात करते हैं वही आगे बेटे को बताना है, पढ़ाने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमने उसको चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। different essays have different methodology, for example augmented essay and explanatory, ठीक है। brand present करना है, examiner gives statements in paper not straight topics are kindly guide us on that, ठीक है। actually students, मैं ना आज आपको एक introductory lecture दे रहा हूँ, तो मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि एक ऑर्डिनरी कैंडिडेट के लिए ना उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाए। हम उसको किसी और दिन भी रख लेंगे, लेकिन आज ना मैं आपको एक उसका इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ। ऐसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे होता क्या है, ठीक है। ऑब्वियसली आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ऐसे इसको अटेम्प्ट भी किया होगा और वो उस पर वर्किंग भी कर रहे होंगे, बट आज के लिए थोड़ा सा मैं इसको ना लिमिटेड पर्सपेक्टिव के साथ लेके चल रहा हूँ। होपफुली आप इसमें से भी लर्न करेंगे, ठीक है। यस, जनरल व्यूज। अच्छा, एक्सटेंट ऑफ द इशू में और क्या आ सकता है? आप मैडम, एक्सटेंट ऑफ द इशू में आप और क्या चीज ऐड कर सकते हैं? सर उसके बाकी जो पार्ट्स फॉर एग्जांपल कि इसके अपने उसके सारे डायमेंशंस को कवर करना है। फॉर एग्जांपल ठीक है, बोले ना, बताएं, कुछ पॉइंट बताएं मुझे उसका। सबसे पहले अगर मैं कहूँगा तो पहले मैं इसके स्टार्ट करूँगा, उसके बाद मैं फोर्स लेबर और अनएम्प्लॉयमेंट। ओ भाई, ऐसे अटेम्प्ट करना सर आउटलाइन बता रहा हूं ओ यार, खुदा का नाम, माने ऐसी आउटलाइन बनाएगा तो 3 घंटे तो इसमें गुजर जाएंगे। Lack of facilities, there are lack of facilities in our educational institutions. Simple सी आपने एक लाइन, वो भाई ब्रिटिश हिस्ट्री में क्यों जा रहे हो, खुदा का नाम, मांगा से का पेपर। यही तो बात है, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं दूसरों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। भाई हमने, उसने मुझे पूछा एजुकेशन बताओ, पाकिस्तान के क्या मसले हैं एजुकेशन में, उनका सोल्यूशन बताओ। देखें, प्रेजेंट में रहना सीखें। हम पाकिस्तानी ना कसम से या फ्यूचर में रहते हैं या पास्ट में रहते हैं, प्रेजेंट में रहना सीखें। आपने उसको आज की बात बतानी है, आज की बात बताएं कि गवर्नमेंट हैज earmarked less than 1% of the GDP for education purpose. How can you achieve or how can you bring 25 million children who are out of schools into the educational institution with this lowest budget? It's not even possible, ठीक है। So ये आपने extent of the issues में आपने उसका extent बताना है कि किस तरह उसका असर हो रहा है, उसका extent क्या चल रहा है, ठीक है। So ये हमारे 2 phases हो गए। negligence of government है, और आप स्कूल टीचर्स का भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हूं तो मैं उसमें ये बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली इन आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन, टीचिंग इज अ प्रोफेशन दैट इज अडॉप्टेड एज अ लास्ट रिजॉर्ट। टीचिंग हम तब अडॉप्ट करते हैं जब हमारे पास वी हैव नो अदर ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है। लेकिन ग्लोबली तो ऐसा नहीं होता है, ग्लोबली तो टीचर को बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, ठीक है। और ग्लोबली टीचिंग बहुत हाईली पेड भी होता है, बट इन आवर प्राइवेट सेक्टर टीचर्स आर एक्सप्लॉइटेड, टीचर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। टीचर्स आर गिवन salaries less than a person who is on daily wages।
यानी कि टीचर को I have seen teachers in private sector who are earning 5,000, 6,000, 8,000, 10,000. So expecting them to shape the future of the nation, ये impossible सी बात है। Next हम आ जाते हैं causes। अब causes क्या हो सकते हैं जी? Different systems of education हमने बात की है। There are different systems of education prevalent in Pakistan. One that is meant for the upper class, the second for the middle class, the third for the lower class, or haves or have-nots. अब आप यहाँ पे Karl Marx की example दे सकते हैं कि Karl Marx rightly says that there are two different classes in each society. One that is proletariat, हाँ टेरियम भी कह सकते हैं, and the second one is bourgeoisie. इस सादे अल्फाज में मैं आपको बता सकता हूँ haves और have-nots. So this system applies in this land of pure known as Pakistan as well. तो ये यहाँ पे भी अप्लाई होता है, ठीक है? कि आप ये चीज लिखें कि for the elite there is HESN, there is Lowell Grammar School, there is Shoaib Falk, there is American Leicester, and for the middle class there are Punjab group of colleges, there are Superior School and colleges, there are Punjab University, and for the lower middle class there exist government schools known as start schools, there exist madrasas, and madrasas are the largest informal education sector in Pakistan. So एक हमने एनालिसिस दे दिया और हमने एक पैराग्राफ इस पे पूरा लिख दिया, ठीक है? नेक्स्ट हम आते हैं कॉजेस पे, ठीक है? मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगा, आप अपने क्वेश्चंस ना राइट डाउन करते जाएं, जो भी क्यूरीज हो आपके ज़हन में आपने लिखनी है, आपने पूछना, शर्म नहीं करनी, बेशर्म होकर पूछना, ठीक है? तभी इल्म हासिल कर सकेंगे। अच्छा, कॉजेस। अब कॉजेस कौन कौन से हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये कौन है? शहरियार ने बड़ी अच्छी बात की कि वो कह रहा है कि पैरेलल एजुकेशन सिस्टम है 4 to 5। शहरियार साहब कह रहे हैं एलीट है, आर्मी है, प्राइवेट है, पब्लिक है, मदरसा है। तो आपको आर्मी को तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आर्मी को आप लिखें, क्योंकि आर्मी बहुत से अच्छे काम भी कर सकती है, और हम उससे बहुत से इश्यूज भी हो सकते हैं, ग्रीवेंसेस भी लोगों को हो सकते हैं। आर्मी के बजाय हम उसको अपर क्लास कह सकते हैं, मिडिल क्लास कह सकते हैं, लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं, ठीक है? Government different experiments with ideology with one of the causes. Yeah, simple one, yeah, simple one. The ideology of British history. Poverty, obviously, poverty is one of the reasons. बहुत important point है, हमारा syllabus outdated है. The syllabus in our educational institutions is outdated. ये आपका एक point बन गया उसमें आपकी outline में outdated है बिल्कुल। हम अभी तक जनाब वो केमिस्ट्री में फार्मूलाज पढ़ रहे हैं, HCl, और वो आप मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने साइंसेस के साथ मैट्रिक किया होगा, मैंने भी उसी के साथ किया। यार ये बताएं कि वो जो केमिस्ट्री हमने पढ़ी है, हमने जो फिजिक्स पढ़ी है, बायोलॉजी पढ़ी है, क्या वो वाकई हमने पढ़ी है? प्रैक्टिकल उसका यूजेज ही कोई नहीं। हम तो आज तक एक सरफ नहीं बना सके कि अपने कपड़े धो सके, हम आज तक एक लिक्विड नहीं बना सके कि मच्छर मार सके अपने घरों में, ठीक है? तो वो तो हमने सिर्फ क्रैम किया है अनफॉर्चुनेटली। आप देख लें इस बार जो रिजल्ट्स आए हैं, वेरी गुड। सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन की भी हम बात कर सकते हैं कि सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन नीड्स अ कंप्लीट ओवरहॉल। उसको ओवरहॉल करने की जरूरत है कि हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड प्रमोट एंड सपोर्ट those exams that are meant for conceptual clarity. Labs proper वर्क करनी चाहिए। इनकी बात को मैं आगे लेके चलूंगा कि हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है क्रैमिंग को सपोर्ट करेगा, ठीक है? और ये अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में भी ऐसे ही है, कॉलेजेस में भी ऐसे ही है, हमारे कंपैटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे ही है। इंग्लिश के अंदर क्रैमिंग को
बिल्कुल। इसी तरह ये एक स्टूडेंट बता रहे हैं डिफरेंट गवर्नमेंट्स डिफरेंट पॉलिसीज, वेरी गुड। हर गवर्नमेंट जो आती है ना वो अपनी पॉलिसी लेके आती है, कोई नया पाकिस्तान लेके आती है, कोई पुराना पाकिस्तान लेके आती है, कोई दरमियाना पाकिस्तान लेके आती है, तो कोई रोशन पाकिस्तान। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि गवर्नमेंट ने इनलाइटेंड मॉडरेशन इंट्रोड्यूस करवाया, सेकंड ने मुल्लाटोक्रेसी इंट्रोड्यूस करवाई, थर्ड ने फलाना 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 इंट्रोड्यूस, सो कॉन्टिन्यूसली ऑफ पॉलिसी में। थर्ड आते हैं यार ये आइडियोलॉजी वाले पॉइंट्स पे मत जाएं यार, इतनी डिटेल में मत जाएं मेरे भाई, खुदा का नाम है। आइडियोलॉजी से ही पहले मसले सारे क्लियर हुए, बहुत कम मौजूद है, यानी कि ठीक है बट इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू। उन्होंने पढ़ाना भी तो पहले दूसरे के बच्चे को होता है पढ़ा सकते, उनके दौर के मैट्रिक आज के मास्टर से बेहतर है, ऐसे मैं ये भी समझता हूँ। वेरी गुड के एजुकेशनल ब्यूरोक्रेसी में करप्शन भी बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। आज तक आप लोगों ने टेल मी वन थिंग कि यू हैव यू सीन, जवेरिया ने बड़ी अच्छी बात की है, जवेरिया कह रही है नो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, उसकी तरफ भी आते हैं। शरियार कह रहे हैं एजुकेशन एज अ बिजनेस, वेरी गुड। यू नो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन को कौन देखता है? यू एट द लास्ट टेल मी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन को कौन देखता है, कौन हेड होता है? याद नहीं है। हाँ, एजुकेशन ऑफिसर, ईडीओ, कौन कह रहा है? वेरी गुड। सीओ एजुकेशन जो होता है ना वो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का एक किस्म का सुपरवाइजरी हेड होता है। वैसे तो चूंकि डिस्ट्रिक्ट का हेड डीसी होता है, लेकिन सिस्टम ऑफ एजुकेशन का सीओ एजुकेशन होता है। आपने आज तक कोई ऐसा सीओ एजुकेशन देखा है जिसने मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी किया हो, गवर्नेंस किया हो, उसका बैकग्राउंड जो है वो एजुकेशनल ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड हो? किसी ने देखा? नहीं देखा। आप इस चीज को भी लिखें कि those who are basically making educational policies are not from the education sector। ठीक है, सो क्या होता है, वो किसी एमपीए का जानने वाला होगा, कोई एमएनए का जानने वाला होगा, तो उसको उसी एजुकेशन लगा देंगे। और सेकेंडली उसका टेन्योर भी सेफ नहीं है। आप अगर अपने डिस्ट्रिक्ट का कोई भी सीओ एजुकेशन ऑफिसर उठा के देख लें तो मेरे ख्याल में 3 साल में 8-10 तो आ जा चुके होंगे। ठीक है, तो वो उसने क्या करना है? एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा बाकी डिपार्टमेंट में भी इसी तरह हायरिंग होगी। बाकी जो हॉस्पिटल है उधर भी ये सीओ इसी तरह आ रहा है एजुकेशन में। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। अच्छा, अब हम आते हैं थर्ड थिंग। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए जो हमें इस वक्त जिन्होंने लाइव ज्वाइन किया हुआ है। द फर्स्ट थिंग इज द इशू, द सेकंड थिंग इज, थर्ड थिंग इज, फोर्थ थिंग इज, ठीक है, थर्ड थिंग हमारी कॉजेज हो गई, और फोर्थ जो हमने जिस एस्पेक्ट की तरफ जाना है वो हमारी रेमेडीज हो गई, ये सॉल्यूशन हो गई। तो हम अभी थर्ड को टच अपॉन करेंगे। अब मैं आप लोगों को इंगेज करूंगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? सो कॉजेज, किसने अभी तक नहीं बोला? आपने अपना नाम बताएं और उसके बाद आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फिर एक कॉज बता दें। My name is Mohammed Saeed. I belong to Kurewala. गुड। And third cause is unawareness of new technology. अनअवेयरनेस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, अच्छा ठीक हो गया। आप सर? ठीक है एहसान। सिंगल नेशनल करिकुलम का इशू है, दूसरा लेकर कॉम्पिटेंट टीचर्स। अच्छा, इन्होंने एहसान ने एक चीज की बात की है, सिंगल नेशनल करिकुलम एंड लैक ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर्स। अच्छा, अब मैंने ना आपको एक चीज यहाँ पे बतानी है, और यह आपने पूरी जिंदगी जहन में शील रखनी है। कभी भी किसी कंट्रोवर्शियल चीज को आपने पेपर के अंदर नहीं लिखा। सिंगल नेशनल करिकुलम हैज अनफॉर्चुनेटली बिकम अ कंट्रोवर्शियल इशू। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं? आपने किसी भी कंट्रोवर्शियल चीज को, जिस तरह एक स्टूडेंट ने यहाँ पे आर्मी का जिक्र किया,
तो देखिए हमें आर्मी से शो इख्तलाफात हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने इन चीजों को ना पेपर के ऊपर नहीं ले जाना. व्हाट इट शोज, इट डिस्प्लेज योर inclination against or in favor of any institution. So we have to maintain our neutral posture. हमें अपना न्यूट्रल पोस्टर, हम एग्जामिनर हैं, हम पेपर देने हैं, हमने कोई एमएनए का इलेक्शन नहीं लड़ना, हमने एमपी का यहाँ पे कॉन्टेस्ट नहीं करना, हमने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई हुई, ठीक है. हमारा काम है पेपर पास करना, पेपर में अच्छे नंबर लेना और अच्छा सा एक अफसर बन जाना. जनाब आप सारे माशाल्लाह इतने अच्छे हैं सारे, अभी से मुझे तो फ्यूचर के चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी लागे हैं. आप क्यों गुस्से में बैठे हैं? थैंक यू. सो कॉजेस. अच्छा एक और चीज, रिलीजन को कभी नहीं डिस्कस करना. क्या नहीं करना? रिलीजन को कभी डिस्कस. लेकिन ये बात हो सकती है जो रिलीजियस परसेप्शन है, रॉन्गली रिलीजियस परसेप्शन एजुकेशन के बारे में, लड़कियों के बारे में स्कूल में देखना, रिलीजियस इश्यूज है. ये रिलीजियस परसेप्शन तो नहीं है सर, रॉन्गली रिलीजियस, ये हमारी कल्चरल परसेप्शन. मतलब कुछ लोग कहते हैं कि रिलीजन में हराम है. नहीं दिमाग खराब है सर. छोड़ो उनको. हमने रिलीजन को कभी ऐसे में नहीं लेके आना, नहीं तो कितने नंबर आएंगे मैं आपको भी बताऊं. 4 5 6 7 8 9 10. मेरी मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड प्रिपरेशन कर रही थी. शी हैड अ डिग्री फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी, ठीक है. She was very good at English, writing English, speaking English, listening English. And she had a gold medal over there in UK. उसके बहुत अच्छे मार्क्स है थ्रू आउट. इंग्लिश में उसके 4 नंबर थे, इंग्लिश ऐसे में. प्रेसी में उसके 78 मार्क्स थे. पूछे क्यों? रिलीजन को उसने डिस्कस किया था. रिलीजन आप तब डिस्कस करते हैं when you have no other argument available. जब आपके पास आर्गुमेंट ही कोई नहीं होता. लाइफ में भी कोशिश करें रिलीजियस डिबेट में मत पड़े. वो यूं है छोड़ दें उनको, ठीक है. रिलीजन को आपने डिस्कस ही नहीं करना मेरे भाई. बात फेवर और नहीं फेवर की, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है. अच्छा कॉजेज में आ जाते हैं. Implementation of policy. वेरी गुड. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज. सर इंटरव्यू में रिलीजियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनका जवाब कैसे दें? यार वो इंटरव्यू की बाद में बात है. एक्सपेंसिव एजुकेशन ठीक है शहरियार, आप सही बात कह रहे हैं. नो मेंटोरशिप प्रोग्राम्स. जवेरिया बहुत अच्छा हमारे साथ ना हमारी ये हमें दे रही है पॉइंट्स. नो मेंटोरशिप प्रोग्राम. आप इसको स्टूडेंट काउंसलिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, कैरियर काउंसलिंग भी कह सकते हैं कि हमें मास्टर्स तक. मैडम आप बताएं. Lack of the technical education and lack of modern technology. वेरी गुड. लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन. किसी ने ये पॉइंट नहीं बोला. टेक्निकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्कूल में डिस्कस करना. अच्छा कैरियर काउंसलिंग. हमें मास्टर्स तक किसी को पता होता है कि हमने क्या करना है? मुझे तो नहीं पता था. अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं पता होता. हमें ये जरूर पता होता है कि मैंने जहाज उड़ाना है, मैंने फौजी बनना है, मैंने असिस्टेंट कमिश्नर बनना है, मैंने वो बनना है. बट हमें कैरियर काउंसलिंग तो कोई नहीं होती. ऐसे धक्के से लगे हुए होते हैं हम, जो है दीवारों के साथ टकरे मारे होते हैं. पता कब चलता है? जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, प्रैक्टिकल फेज में आते हैं, ठीक है. नो इंटरेस्ट बेस्ड सिलेक्शन ऑफ डिग्रीज. अच्छा मैं समझ नहीं सका, सॉरी. अच्छा कॉजेज में क्या क्या कॉजेज हैं इसके? सिस्टम पॉलिसीज हैं और डिफरेंट गवर्नमेंट्स की गवर्नमेंट्स आती हैं और बात का आपको चलो. अब इसको मैं कैसे लिखूंगा? देयर इज नो कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज. बस एक लाइन का लिख के मैंने ये आउटलाइन में लिख दिया उसका. इसके नीचे वो मैंने पॉइंट लिख दिया जो इन्होंने बताया. और किस चीज की हवा में नहीं बातें कहनी. नो प्रॉपर मैनेजमेंट. जिस चीज की बात करनी है हमने एजुकेशन के साथ उसको लिंक करना है हमने. सर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इसके दरमियान ये बहुत ज्यादा है. गवर्नमेंट में लोग उर्दू मीडियम से पढ़
क्या चाहिए कि मैट्रिक के बाद या फिर इंग्लिश मीडियम हो जाता है, गिव बहुत ज्यादा है इन दोनों के तरफ। आप लैंग्वेज बैरियर की बात कर रहे हैं या वैसे एजुकेशन की बात कर रहे हैं? एजुकेशन की बात कर रहा हूँ सर, गिव बहुत ज्यादा है, तो लैंग्वेज बैरियर इज इंपॉर्टेंट। हाँ, so there is a difference between the students who seek education from private institutions and government institutions. कोई जानदार पॉइंट नहीं है। सर मेन चीज ये कि बहुत से ऐसे एरिया है वहाँ पे स्कूल ना है, ना कॉलेज है और ना यूनिवर्सिटी है, जैसे ज्यादातर लोग होते हैं अपने बच्चों को दूसरे जगह पे भेज नहीं सकते हैं पढ़ाई करने के Very लिए, good. इसलिए हिंदुस्तान से यहाँ पे आए हैं। Very बहुत से good, लोग ऐसे हैं very good. जिनसे वो ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। देखिए हमारे पास एक स्टूडेंट इस वक्त बैठे हुए हैं, he hails from Balochistan, so he is telling me कि there are many areas in Pakistan where there exist no educational institutions, be it schools, colleges or universities. ठीक है? Yes, sir. Take the example of Dera Mukti, Lodalai, Rajanpur. तो बोलते हैं मक्का लोधालाई में, अच्छा लोधालाई में है जी। मैं भी बलूचिस्तान से हूँ। अच्छा आप भी बलूचिस्तान से, माशाल्लाह। चलो मैं आई टेक माय वर्ड्स बैक। सर मेरा जो इलाका है मकुरान है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो भी एरिया से गवादर है, वहाँ पे आपने ये पेपर में लिखना है, आप उन्हीं एरियाज के नाम लिखें कि there are many areas in Pakistan, especially in Balochistan, for example, Makran, Dera Mukti, etc., where no educational facilities are available to the students. So this is the practical thing that you have to incorporate on your paper. Examiner को पता चले आप practical बातें कर रहे हैं, हवाई बातें नहीं कर रहे वहाँ पे बैठ, ठीक है? सर मेन रीजन ये है कि हमारे वहाँ पे फीमेल एजुकेशन का मेन मसला या आप लोग कह रहे हो मतलब ये है कि इस्लाम के हवाले से या कल्चर के हवाले से मेन चीज़ ये है कि वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इस वजह से लोग अपने बच्चों को ज़्यादातर भेजते नहीं है। हमारे मकान की लड़कियाँ वो क्वेटा तो नहीं जा सकती। यार बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया है, और ये पॉइंट मैंने भी अपनी उस आउटलाइन में लिखा था जो मैंने अटेम्प्ट की थी। ये इन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स don't read for the sake of learning, they read to get degrees. This is a very true fact कि हम लर्निंग के लिए तो पढ़ते नहीं हैं, हम तो डिग्रीज एक्वायर करने के लिए पढ़ते हैं, ग्रेड्स। तो सिस्टम ऑफ एजुकेशन में ऐसा सिस्टम है कि हम ग्रेड्स लेने के लिए क्रैम करते हैं, हम कंसेप्चुअल स्टडी को पढ़ते नहीं। फिर वही बात आ गई एग्जामिनेशन की कि हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या कहता है, इट सपोर्ट्स क्रैमिंग, इट फैसिलिटेट्स दोज स्टूडेंट्स who are not good at conceptual clarity, ठीक है? सो हम ये चीजें डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, हमारे ग्रेड उस शख्स की इज्जत होती है जिसके ग्रेड्स अच्छे होते हैं, और उस शख्स की इज्जत नहीं होती जिसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो लेकिन उसके ग्रेड्स अच्छे ना हो, ठीक है? हमारे यहाँ वो शख्स वो स्टूडेंट कामयाब है जिसका पेपर आप यूं करके ना कहते रहें कि कितने कितना लिखा हुआ है, मापते रहें, या एक फुट ले लें या वर्ड्स गिनते रहें कि इसने जी 3000 वर्ड्स लिख दिए, बीच में बेशक क्वालिटी मटेरियल हो ही ना, ठीक है? सो दिस इज द थिंग, कल्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एजुकेशन रादर देन लर्निंग गुड हो गया, ठीक है? मिसमैनेजमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोक्योरमेंट, ठीक है? शहरियार आप सही बता रहे हैं, डाटा सिस्टम, लैक ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस गुड, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ R&D स्टूडेंट्स गुड। R&D बजट नहीं है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हमारे पास। अब आप फॉर एग्जांपल R&D की बात कर रहे हैं तो आप एग्जांपल दें, यूरोपियन कंट्रीज की एग्जांपल दें, ठीक है? कि यूरोपियन कंट्रीज में R&D के लिए बजट, लेट्स सपोज जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, तो 3 to 4% ऑफ द GDP इज रिजर्व्ड earmarked फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपने जो बात करनी है ना उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस जरूर देना है, उसको पता चले कि आप बात जो है ना हवा में नहीं कर रहे, यू आर सपोर्टेड योर आर्गुमेंट विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। आपने जर्मनी की एग्जांपल दे दी, आपने USA की एग्जांपल दे दी, ठीक है? आप इंडिया की एग्जांपल दें कि क्यों इंडिया में स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बहुत बेहतर है। ट्विटर का CEO, गूगल का CEO क्यों इंडियंस हैं, पाकिस्तानी क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे they have a system of education installed that shapes the students
as per their aptitude. मेरा एप्टीट्यूड अगर आईटी में अच्छा है तो इंडिया का जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो उसको मेरे एप्टीट्यूड को पॉलिश करेगा. अगर आई एम गुड एट इकोनॉमिक्स तो मैं वो सिस्टम ऑफ एजुकेशन मुझे इकोनॉमिस्ट बनाने की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि दुनिया के सबसे अच्छे राइटर्स, टेक्नोलॉजिस्ट्स, they are produced by India, not by Pakistan, because the basic flaw lies in our system of education. मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे R&D बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया. वेरी गुड. नॉर्वे का अब ये आपने नॉर्वेजियन मॉडल लाजमी लिखना है कि वी हैव द राइट एग्जांपल ऑफ नॉर्वेजियन मॉडल या नॉर्वे, वेयर majority of budget is allocated for research and development, and this initiative makes scientists, makes technology enthusiasts. प्रैक्टिकल एजुकेशन दूसरे में बड़ा गैप है, लेकिन वो जैसे गैप कवर हो सकता है. अभी भी सर जो सिंगल नेशनल सिस्टम बना है उसमें मार्केट के कितने लोग थे, सारे वो स्कूल्स के दोस्त हैं, मतलब जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड. ठीक है. और इसमें ये भी सकते हैं कि प्रॉपर चेकिंग बैलेंस नहीं, मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है. अगर जो बजट अलॉट किया जाता है वो भी स्कूल पर लगता है, क्योंकि बहुत ऐसे गोस्ट स्कूल भी है जो स्कूल के नाम पर बजट तो दिया जाता है लेकिन वो स्कूल फंक्शनल नहीं होते. वेरी गुड पॉइंट. उन्होंने बताया कि देयर आर इरेगुलरिटीज इन द स्पेंडिंग ऑफ एजुकेशनल बजट इन लेटर एंड स्पिरिट, कि जो स्पेंडिंग की जाती है वो स्कूलों के लिए नहीं की जाती, वो सीओ साहब के लिए होगी स्पेंडिंग, वो ईडीओ साहब के लिए होगी, वो और भी लोगों के लिए. सब अब जैसे छोटे बच्चे हैं सब, जो अब उनके जो टीचर्स होते हैं तो जिन्होंने मास्टर्स किया होता है, सब टीचर्स ऐसे रखने चाहिए जो बच्चों की साइकोलॉजिकल कंडीशन को जानते हो, वो कैसे पढ़ते हैं, कि अगर शुरू से उन्हें वो डंडे वाला सिस्टम हो तो ट्रेनिंग नहीं. ठीक है. गुड. स्टूडेंट्स को उनके लेवल पर आगे पढ़ाना चाहिए, ना कि अपने लेवल पर पढ़ाना चाहिए. ठीक है. गुड. I want you people to contribute, to speak up your mind. Don't hesitate यार, don't hesitate. बोले, गलत बोले, ठीक बोले, लेकिन बोले. सर ये करप्शन की मेंशन कर सकते हैं कि जब अभी कोविड का ड्यूरेशन में पैंडेमिक में क्लासेस नहीं होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी का कोई वेरी गुड. आपने ये पॉइंट लाजमी डिस्कस करना है कि कोविड के दिनों में पाकिस्तान ने लैग किया, हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो था एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स था. व्हाई? Because there are no online educational facilities available. You can say that this system was earlier introduced by Allama Iqbal Open University, but now there are students who do not have internet connections. Internet availability is not prevalent in the entire country, and internet connections are so expensive for the students for them to utilize them for educational activities. So this is a very good point. हमारी पॉलिसी जो हम एजुकेशन के लिए बनाते हैं, पहले एक तो उनका चेक एंड बैलेंस नहीं है, फिर कुछ पॉलिसीज होती हैं जिसमें टीचर को फोर्स किया जाता है कि आपने सिर्फ मार्क्स अच्छे लाने हैं, स्टूडेंट्स के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टीचर स्टूडेंट को सिर्फ मार्क्स उनके अच्छे करने के लिए इलेक्शन दी करवाते हैं कुछ स्कूल में. ऐसा हो ठीक हो गया. बाकी तुमने भी कहा. अच्छा, और अभी तक किसने कंट्रीब्यूट नहीं किया? सर अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मेडिकल करते हैं, पीएचडी करते हैं, लेकिन जॉब नहीं होती है, तो जिससे ज्यादा लोग होते हैं. Very good. Unemployment is another reason. You, Mr. The last backbencher. पॉवर्टी एक बहुत बड़ा इशू है. Poverty issue है. Definitely we have already discussed it. एम्प्लॉयमेंट में ये भी तो एक इशू है कि हमारे यहाँ पे करियर काउंसलिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से हम एक ही डिग्री, बच्चे बहुत ज्यादा एक ही डिग्री में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाकी वो फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो उसकी सीट से निकलती है और बाकी जो फील्ड है उस पे भी निकल जाती है. ठीक है. ये वही बात कर रही है कि अगर स्टार्ट होंगे सारे ही बीएस कंप्यूटर साइंस करना स्टार्ट हो जाएंगे, सारे बीबीए करना स्टार्ट हो जाएंगे. So this is the thing. हमारे कंट्री में जो डिग्री तो होनी चाहिए यहाँ के स्कोप के मुताबिक होनी चाहिए, जहाँ जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, अगर यहाँ है काम हो रहा है तो फिर वो डिग्री होनी चाहिए, अगर काम नहीं हो रहा तो क्यों हमने वो डिग्री की? सर और फिर एक लिमिट रखनी चाहिए ना स्टूडेंट के इन्वॉल्वमेंट में, कि इतने ही हो ताकि उनको जॉब्स मिल सके. सर उनकी एबिलिटीज और कनेक्शन को देख के उनको एडमिशन देना चाहिए. अगर आपको हर एक को कंप्यूटर साइंस में नहीं डाल सकता है और बायोलॉजी में डाल सकता है, तो मैथमेटिक्स से ही स्टार्ट करना चाहिए. तो बाकी यूनिवर्सिटीज में स्टार्ट करते हैं कि आप एलिजिबल होंगे तो
तो आपको एडमिशन मिलेगा। Good, good, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको इनिशियल स्टेजेस पे आता है। good. सर ये जो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन है फॉरेन कंट्रीज में, मतलब एक इदारा है, वो यूनिवर्सिटी से कहे कि मुझे प्रोग्रामर चाहिए, आप उसको उसी तरह से सर्च करवा दें, या फिर इंगेज नहीं है यूनिवर्सिटी और लगा बस वो छोड़ देते अलग ग्रेजुएट हो गए, जैसे चाइना में मतलब जितने भी लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं या मास्टर डिग्री करके सबको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। पाकिस्तान में बस अल्लाह के रहम से अल्लाह के रहम करम का ये चीजें ऐसे भी अल्लाह की रहम से आप जाने गुड गुड। अच्छा, ये तमाम चीजें आप लोगों ने तमाम ने बिल्कुल ठीक बताई। These are all the causes that are there in our system of education in Pakistan. And I have told you one thing very important, that try to associate things, try to connect things. As one gentleman has told us about the example of Norway, you can quote this example over here. This gentleman has told us about the educational issues in less privileged areas in Balochistan. So you can quote this example over there. Try to be practical. अब ऐसे में क्या होता है, लोग आइडियल होते हैं। आइडियल नहीं होता भाई, वो जो पेपर चेक कर रहा है वो कौन है? वो टीचर है। मोस्ट प्रोबेबली वो किसी यूनिवर्सिटी का टीचर होगा, पीयू का टीचर होगा, कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का, एनटीयू का, आईबीए का, ठीक है, आदि बातें तो आपको बता दी हैं। तो वो भी टीचर है, वो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, वो कोई मौलवी मुफ्ती नहीं है, वो वही उसी सिस्टम का हिस्सा है जिस सिस्टम में आप लोग रहते हैं, जिस सिस्टम में आप लोग पढ़े हैं, जिन फैमिलीज का आप हिस्सा है वो भी उन्हीं फैमिली का हिस्सा है। तो ये तमाम जो है ना, ये कॉजेज हो गए, ठीक है। You can ask questions, students who are online. I'm looking for your question. अच्छा, 20 new messages. Sorry, मैं check नहीं कर सका. Let me take their questions. There is not a proper practical study in schools as well as colleges. ठीक है. We don't do research. Means we get education without research. ठीक है. अच्छा, सैयद आदिल कह रहे हैं, there is a big difference between education from institutions and practical work in the field. Job market desires skills. Our educational institutions have failed to deliver skills. Very good. कि जो जॉब मार्केट होती है वहाँ पे स्किल्स की जरूरत होती है। हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन हमें कोई स्किल नहीं देता, कोई गैप हमें ग्रेड दे देता है। हाँ, आप सब के मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर होंगे, लेकिन मैं अभी आपसे कह दूंगा ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता कैसे है, और एक यार कोई डेंगी आया हुआ है, कोई स्प्रे ही बना दो अल्लाह के बंदो। जिस बंदे के फिजिक्स केमिस्ट्री में 100/100 मार्क्स ही होंगे ना, उसके भी हाथ खड़े हुए हो, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि स्किल नहीं है। जब तक स्किल आपके पास नहीं होगी, ये स्किल ऐसी चीज है, इसके लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। एक प्लम्बर है, एक क्राफ्ट्समैन है, वो एक इंसान, अच्छे इंसान से ज्यादा, ग्रेड 17 के ऑफिसर से ज्यादा अच्छा हम ज्यादा होते हैं। यू नो दिस थिंग। मेरे घर एक प्लम्बर आया काम करने, तो बातों बातों में मैं उसे शुरू हो गया स्किल की बात करता हूँ, तो मैंने उससे पूछा यार क्या कर रहे हो। He was my school fellow when I was in मैट्रिक। तो वो अपनी एजुकेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सका, जो भी सर्कमस्टांसेस बने, वो प्लम्बर बन गया। तो बातें हुई तो कहता है जवाहर साहब मेरे 3 प्लॉट हो गए। 3 प्लॉट है तेरे? कहता हाँ जी, मेरा वहां पे भी प्लॉट है, मेरा वहां पे भी प्लॉट है। मैंने कहा अच्छा यार तू मुझे ये बता, तू अर्निंग कितनी कर रहा है मंथली ना? तो इट वाज अराउंड 6 to 7 years बिफोर, मैं आपको 7 साल पहले की बात बता रहा हूँ। कहता अगर ज्यादा काम ना करूँ तो 1 लाख कमा लेता हूँ। क्यों 1 लाख कमाता है? इट्स ड्यू टू हिज स्किल, इट्स ड्यू टू हिज टैलेंट। हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन हमें स्किल नहीं देता, हमें रट्टा सिखा देता है, क्रैमिंग करना सिखा देता है। ठीक है, वेरी गुड, ये बड़े अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया औरंगजेब ने। अच्छा, और भी मैं पॉइंट्स देता हूँ। Not proper management or distribution of resources in schools, trend following। सर आप प्रॉपर क्लासेस देते हैं इंग्लिश की? नहीं, मैं तो नालायक सा स्टूडेंट। नो एक्टिविटीज इन क्लास। एक स्टूडेंट ने कहा नो एक्टिविटीज इन क्लास। क्लास में कोई एक्टिविटी नहीं होती,
मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया वैसे। अच्छा, नॉन मार्केट ओरिएंटेड करिकुला, ठीक है, वी आर ब्रेनस्टॉर्मिंग, ओके, ऑब्जेक्टिव टेस्ट बेस्ड सिस्टम, वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव टेस्ट बेस्ड सिस्टम, इसका क्या मतलब है? वो होना चाहिए हमारा, वेरी गुड। शरिया ने ये बताया, अनअवेलेबिलिटी ऑफ कैपेबल फैकल्टी एंड ब्रेन ड्रेन, ठीक है, लेस ट्रेंड्स टुवर्ड आईटी बेस्ड एजुकेशन, गुड हो गया। इल डिजाइन करिकुला and when one starts preparing for competitive exams one finds that one's 16-year education was a mess, very good। शरिया तुम बहुत सच्ची बातें करते हो। डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंट ऑफ इशू एंड कॉजेस, मैं आपको बता दूंगा इसका। There are many more points that I cannot read right now। इकरा कह रही है सर आपको क्लासेस देनी चाहिए, बहुत सीरियस स्टूडेंट्स का भला होना चाहिए। अली उसामा कह रहे हैं सर कैन CSS and PMS be done simultaneously? जी अली बिल्कुल, यू कैन डू इट साइमल्टेनियसली। अच्छा, हमने कॉजेस भी कर लिया, मैं आपको एक स्केच दे रहा हूँ आज, ठीक है। आप आज आपको ना सिर्फ तड़का लगा रहा हूँ, तड़का आप लोगों को मैं जो आपके ज़हन के पेज पुर्जे जिन पे जंग लगा हुआ था, मैं कोशिश कर रहा हूँ आज मैं उनको थोड़ा सा 5% भी अगर मैंने आज उसका जंग रस्ट खत्म कर दी तो इट वुड बी अ सक्सेस। द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज रेमेडीज एंड सॉल्यूशंस। किसी भी ऐसे के टॉपिक में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है आप सॉल्यूशंस क्या देते हैं। क्या चीज होती है? आप ये देखें कि आप CSS और PMS क्यों करना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? आप क्यों करना चाहते हैं? CSS क्यों करना चाहते हैं या PMS क्यों करना चाहते हैं? आप नेशन को सर्व करना चाहते हैं, वेरी गुड। आप क्यों करना चाहते हैं? मैं तो नहीं करना चाह रहा। आप नहीं करना चाहते, चलिए ये नहीं करना चाहते। आप सिस्टम में चेंज लाना चाहते हैं। सिस्टम में चेंज लाना चाहते हैं आप। सर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ये सर्विस में आना चाहते हैं आप, अपने लिए सर्विस में आना चाहते हैं, ठीक है। आप अनएम्प्लॉयमेंट, आप पावर एंड स्टेबिलिटी, आप to make a change to be the part of the system you told। अच्छा, you power, you sorry you are not part of it, you सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को ये जी वो स्पाइडरमैन बनना चाहते हैं, लोगों के मसले हल करना चाहते हैं। आप पावर के लिए आप कोई बात नहीं, वन पेपर में क्यों आना चाहते हैं? जॉब हासिल करने के लिए। सर आप अथॉरिटी के लिए, गुड स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट, सर मल्टीपल रीजन है। सबसे पहले तो मैं लिविंग स्टैंडर्ड बेटर करना, ठीक है, सबसे पहले सेल्फिश होना, बाद में ठीक है। दूसरी चीज है वो आप सिस्टम के अंदर जाके अपनी मैं माजर साहब, ये एक स्टूडेंट ने कहा है नीली बत्ती वाली गाड़ी ले ली। दिस इज व्हाट आवर सोसाइटी सोशल डिमांड, ठीक है। तेरी भी यही थी, ठीक है। सर आपने क्यों किया था यार, मैं तो तुझे बाद में बताऊंगा। Better opportunity to serve at larger horizontal scale while pursuing the vertical growth, good हो गया, ठीक है यार। ये नीली बत्ती वाला बड़ा जबरदस्त है, वेरी गुड, आपने सच बोला है। I am grade 17 officer since 2014. I want to do a PMS due to promotion and higher ranks, ठीक हो गया। बस 10 मिनट जवाब दी। ये अली इमरान साहब हैं, अली इमरान हरस साहब, he is my batchmate, PMS में ही हम तीनों माशाल्लाह से। he is also assistant commissioner। सॉरी ऑनलाइन वाले आपको डिस्टर्ब किया हमने, तो माशाल्लाह से आज आपका जवाद भाई के साथ हम तो खुद सीखते रहे हैं जवाद भाई से ऐसे के बारे में। तो अली इमरान भी हैं, ये भी माशाल्लाह से असिस्टेंट कमिश्नर हैं और सडनली छापा मारा है उन्होंने, तो मैंने कहा इंट्रैक्शन करवा देते हैं आपसे। थैंक यू। मैं आता हूँ बस 5 मिनट। सो
I want to do PMS due to promotion and higher ranks. Good हो गया सर, AC क्यों बोलते हैं? सो PMS करके PMS ऑफिसर, यार आई एम अ PMS ऑफिसर, मैं नहीं बोलता, मुझसे सुना है आपने अभी तक? To serve people and secure future, फर्स्ट कर दें हम या सच बोल रहे हैं? ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं। It is mandatory to engage those students who are sitting online because आप तो यहाँ पे बैठे हैं, आपसे बाद में भी बात हो सकती है, तो इन लोगों के लिए ज्यादा मसला होता है। रेमेडीज, फर्स्ट रेमेडी क्या हो सकती है? एक जनरल सी रेमेडी ये है कि गवर्नमेंट मस्ट ईयर मार्क less than 2 or 3% of the GDP for education in Pakistan। एक ये हो सकती है। Career counseling, skill-based education. There is a need to introduce career counseling at educational institutions. Number 3, Sir, can we relate that to the college? yes, definitely. Yes. एक मैं इसमें ये ऐड करूँगा, ये तो जनरल है। There is a need to boost industrialization in our country so that new employment opportunities are produced, people get education, people seek those or people get those skills that are mandatory for getting employment। ठीक है, जिन skills की हमने पहली बात की। Second, बहुत important, there is a need to introduce technical and vocational training education at each तहसील और डिस्ट्रिक्ट। हर तहसील और डिस्ट्रिक्ट में एक टेक्निकल या वोकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। ठीक है। नंबर 3, आप इसमें क्या कह सकते हैं? R&D बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, सो दैट वी मे प्रोड्यूस साइंटिस्ट्स, वी हैव इंजीनियर्स एंड वी हैव skillful labor that is the demand of the market। ठीक है। आप इसमें एग्जांपल इंडिया की दे सकते हैं, आप इसमें मलेशिया की एग्जांपल दे सकते हैं, आप इसमें कोरिया की एग्जांपल दे सकते हैं। सो आपने एग्जांपल्स लाजमी साथ साथ देनी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं? जो लेबर है, अगर हम लेबर को अवेयरनेस बेस्ड एजुकेशन रिलेटेड को अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे स्टडी। ठीक है। ठीक है। हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हर जगह पे अवेलेबल होना चाहिए टू कैटर फॉर द नीड टू enroll those 25 million children who are out of school as per the reports of United Nations। ठीक है। तो आपने यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट का भी जिक्र कर दिया, उसका आप नाम भी लिखते हैं साथ में। ठीक है। इसी तरह की एजुकेशन की रिपोर्ट आती है, द स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, आप उस रिपोर्ट को भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो देखिए, आप इस तरह की चीजें करके अपनी प्रोडक्ट को यूनिक बना सकते हैं। आपने स्टेटस ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट का जिक्र कर दिया, आपने यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट का जिक्र कर दिया, आपने कोई फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया ऑन एजुकेशन और रिफॉर्म्स, आपने उसकी बात कर दी, आपने नॉर्वे के मॉडल को डिस्कस किया, आपने इंडिया की एग्जांपल को डिस्कस किया कि व्हाई दे आर प्रोड्यूसिंग CEOs फॉर गूगल, फॉर ट्विटर, फॉर याहू एंड ऑल द टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट्स आर प्रोड्यूस ओवर देयर। आपने इंडिया की एग्जांपल दे दी। ठीक है। आपने आईफोन की एग्जांपल दे दी कि आईफोन का जो टोटल टर्नओवर है वो पाकिस्तान के बजट से ज्यादा है एक कंपनी का। ठीक है। We are not producing anything, we are importing each thing। That's why our trade जो इक्विलिब्रियम है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, हमारे लॉसेस बहुत ज्यादा है। We have to seek financial help from International Monetary Fund and other international institutions for our financial survival। तो आपने एक ये एग्जांपल दे दी। So try to be practical। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन दूंगा, बस लास्ट 5 मिनट्स हैं। ऑनलाइन भी जिन्होंने क्वेश्चन करने वो काइंडली कर दें, उसके बाद हम अपने आज के सेशन को एंड करेंगे। जी सेशन सर इससे लिखना है, फॉर एग्जांपल अभी इनिशियल स्टेजेस है, तो इसके लिए एजुकेशन पे लिखना है, तो पहले एजुकेशन पे हमने इंफॉर्मेशन हासिल करना है, पढ़ना है, फिर बाद में इसी तरह लिखना है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन पे रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ने, उसके बाद इस तरह से नहीं, पहले क्यों पढ़नी है, साथ साथ लिखते जाएं। ये देखें ना, आपने नोट्स बनाए, साथ साथ आपने नोट्स बनाए रोजाना। एक जिस तरह आप मेडिसिन होती है शुगर वालों की, हार्ट वालों की, वो रोजाना सोने से पहले क्या करते हैं, मेडिसिन लेके सोते हैं, अदरवाइज उनके लिए बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है। तो आप लोग छोटे छोटे नोट्स बनाए, रात को सोने से एक दफा पहले वो पढ़ लें, गो थ्रू कर लें। दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं,
उससे कि यार अच्छा वो कौन सी रिपोर्ट आई थी, उसका ये रिपोर्ट का ये नाम था, अच्छा उसके स्टैटिस्टिक्स क्या है, पाकिस्तान में कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, पाकिस्तान का इस बार बजट कितना, बजट की जीडीपी रेशियो कितनी है, ये चीजें डिस्कस करते हैं एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट। अच्छा अब ये क्वेश्चन आया एक मोहम्मद, इनका नाम नहीं आ रहा, आउटलाइन में शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। जी आउटलाइन में आपने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देनी है, आपने वन लाइनर आउटलाइन बनानी है, यानी कि आपने हर जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उस पॉइंट पे वन लाइनर देना है आपने। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन, आप कह दें कि देयर आर टू डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन, वन फॉर द रिच एंड द अदर फॉर द पुअर, तो आपने ये वन लाइनर दे दी है। इसी तरह आउटलाइन जो देनी है आपने वन लाइनर आउटलाइन देनी है, हर पॉइंट का वन लाइन लिखनी है, ठीक है सर। ऐसे में हेडिंग्स लिखते हैं या पैराग्राफ्स, आपने हेडिंग्स बिल्कुल नहीं देनी एसेज में। यस, एसे इज अ कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट पैराग्राफ्स, एक एसे जो होता है वो डिफरेंट पैराग्राफ्स से मिलकर बनता है, तो आपने डिफरेंट पैराग्राफ्स जो है ना उसमें लिखने हैं, ठीक है। हर पैराग्राफ में एग्जांपल या कोट्स हो, बिल्कुल हर पैराग्राफ में एग्जांपल आप दे सकते हैं तो दें, और जो कोटेशन आपने देनी है वो पैराग्राफ एंड करने के बाद देनी है। ये कोशिश करें कि एक पैराग्राफ एंड हो रहा हो तो वहां पे एक कोटेशन दे दें। फॉर एग्जांपल इट इज द एजुकेशन थ्रू व्हिच अ सोसाइटी कैन ब्रिंग चेंज, नेल्सन मंडेला की है, तो आपने एक पैराग्राफ खत्म किया तो उसके बाद ये कोटेशन दे दी, ठीक है सर। ग्लोबलाइजेशन एंड इंपीरियलिज्म में रिलेशन पर ऐसे आता है, इस पर थोड़ा बता दें। अच्छा, वन पैराग्राफ और वन पॉइंट। यस दानियाल, वन पैराग्राफ और वन पॉइंट। कुछ आइडिया पे हमें ज्यादा आता होता है तो हम ज्यादा लेंथी पैराग्राफ्स लिख सकते हैं, कुछ आइडियाज तो हम, अच्छा आपने लंबी लंबी लाइनें नहीं लिखनी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो लंबी लंबी लाइनें लिख देते हैं, 3 लाइंस 4 लाइंस की एक आइडिया, तो वो नहीं करना, आपने शॉर्ट रहने की कोशिश करनी है। दो लाइन से ज्यादा आपका लाइन नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम हो जाए 2.5-3 हो जाए, इससे ज्यादा नहीं। इट शोज कि आपकी ग्रिप नहीं है इंग्लिश के ऊपर, ठीक है। मतलब सेंटेंस छोटा होना चाहिए, जी बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। अच्छा एलिशबा, लॉजिकल थिंकिंग रीजनिंग वर्क्स अ लॉट, जी बिल्कुल आपने एनालिसिस पेश करना है वहां पे, आपने अपनी कोई थ्योरी नहीं देनी वहां पे, आपने अरिस्टो अरिस्टोटल और प्लेटो नहीं बनना वहां पे, आपने सादी सी बातें कहनी है, आम फहम बातें कहनी है जो आपके एग्जामिनर के ऊपर से ना गुजरे, उसके यहाँ पे जाके स्ट्राइक करें, ठीक है सर। सुपरफ्लुअस नहीं बनना, जी बिल्कुल दानियाल। सर डिफरेंट पैराग्राफ्स की डिफरेंट लेंथ्स हो सकती है, डेफिनेटली कोशिश करें कि एक पेज के ऊपर 2 से 3 पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ ज्यादा छोटा भी नहीं होना, पैराग्राफ आपका होना चाहिए कम से कम 6 से 8 लाइंस का, 5 से 9 लाइंस का, इससे बड़ा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आउटलाइन, औरंगजेब सर आर्गुमेंट्स कैसे प्रिपेयर करें? अच्छा मैं बताता हूँ औरंगजेब, यार आर्गुमेंट्स आप प्रिपेयर करें, आप रीड करें ज्यादा से ज्यादा, आप एनालिसिस पढ़ें, डॉन के आर्टिकल्स एडिटोरियल्स रोजाना पढ़ें, आपका आर्गुमेंट अच्छा हो जाएगा, एनालिसिस अच्छी हो जाएगी। व्हाट इज डिफरेंस अमंग इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट एंड बॉडी पैराग्राफ्स? मंजूर यार ये तो हम स्टार्ट में ही बता चुके हैं, आप थोड़ा इस लेक्चर को दोबारा सुन लीजिएगा। 1 पेज ऑफ आंसर शीट फॉर 1 पैराग्राफ, ना भाई एक पेज पे कम से कम 3 पैराग्राफ्स आने चाहिए, ठीक है सर। आर्गुमेंट्स कैसे, आउटलाइन की 1 पॉइंट और 2 टू में हो सकते हैं सर। कोटेशन पैराग्राफ के बाहर होनी चाहिए, जी बिल्कुल बाहर होनी चाहिए, कोटेशन पैराग्राफ के बाहर होनी चाहिए। दैट्स जो पैराग्राफ लिख रहे हैं जिससे रिलेटेड कोटेशन में उससे रिलेटेड हो तो लिख सकते हैं, या कोई भी हमें याद रेलेवेंस होनी चाहिए, देयर मस्ट बी रेलेवेंस, इररिलेवेंट चीजें आपने ऐड नहीं करनी उसमें। सर कोटेशन जो है पैराग्राफ एंड किया उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखना है या पैराग्राफ के साथ लिखना है? आप एक पैराग्राफ एंड किया ना, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ से कोटेशन शुरू करें, यहाँ पे खत्म कर देते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मार्कर से लिख सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने उसको हाईलाइट करना है ना। देखिए आपने अपनी प्रोडक्ट, आप जिस अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे वहां पे लाइटिंग भी बहुत अच्छी होगी, उनका डेकोर भी बहुत अच्छा होगा, उनका आर्किटेक्चर, उनके यूटेंसिल्स बहुत अच्छे होंगे, और अगर आप एक नॉर्मल रेस्टोरेंट पे जाएंगे तो उनकी ये चीजें अवेलेबल नहीं होंगी।
तो आपने अपनी प्रोडक्ट क्या देनी है, यूनिक देनी है, अच्छी चीज बतानी है। आप उसको मार्कर से, ब्लैक पेन से उसको लिखें, डबल कोटेशंस के अंदर लिखें, बुक्स के रेफरेंसेस दें। मैंने अपने ऐसे में वाई नेशंस फेल का रेफरेंस दिया था, इसी तरह 2-3 और बुक्स के भी रेफरेंसेस दिए थे, उन बुक्स के भी रेफरेंसेस दिए। जी जी बोले बोले। नहीं भाई, आपने एक्सप्लेन तो ऐसे को करना है यार, कोटेशन को नहीं एक्सप्लेन करना, आपने ऐसे पे लिखना है, ऐसे से रिलेटेड चीजें लिखें। कोटेशन इज अ पार्ट ऑफ ऐसे, यू नीड नॉट टू एक्सप्लेन द कोटेशन। आपके जो एग्जामिनर है उसको समझ आ जाएगी कि आपने ना क्या लिखा है। कैन वी यूज कलरफुल, इट इज दैट यू शुड टीच ऐसे। अच्छा जी ठीक है यार, मैं इंशाल्लाह ऐसे टीच करूंगा। कैन वी यूज कलरफुल हाइलाइटर्स टू हाईलाइट पॉइंट? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। 4 नंबर आएंगे अगर आपने ये हाइलाइटर वगैरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भाई खुदा का नाम नहीं करना, नहीं करना। sentences should be simple and it should give complete sense. Very good। एक स्टूडेंट ने कहा है कि sentences simple होने चाहिए और it should give complete sense लेनी चाहिए, ठीक है। अब मैं लास्ट बस 2 मैसेजेस दे रहा हूँ। यस सर, वी आर वेटिंग। सर जो न्यूज़पेपर में राइट होते हैं ओपिनियंस के लिए, उन्हें कोट कर सकते नहीं है। किसी अच्छे राइटर को आप कोट कर सकते हैं, किसी बड़े इंसान को कोट कर सकते हैं, आर्टिकल्स को भी कोट करना। नहीं, ये मैटर नहीं करता। आपकी जो वर्डिंग ज्यादा है, एक लाइन में अगर आप 4 या 5 वर्ड लिख रहे हैं, नहीं, इट डजंट मैटर। ये स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि अगर आप ह्यूज वर्ड्स लिख रहे हैं तो ये डजंट मैटर। आपकी क्वालिटी, आपका एनालिसिस, आपकी लॉजिकल रीजनिंग, ये जरूर मैटर करती है। नंबर ऑफ वर्ड्स मैटर नहीं करता। ये मेरा अपना ख्याल है। बाद में आता है, बेसिकली मैंने इस यूज का काम नहीं किया। यहाँ सबसे बड़ा इशू आता है कि हमने किस टाइप का ऐसे मैंने लास्ट ईयर जो है कोविड के ऊपर आया था, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स दिया है उनकी, जी जी जी, इस तरह के ऐसे। तो जिन को भी देखा है वो फेल हुए हैं कोविड वाला, इन्होंने कोविड वाला करने वाले वो डॉक्टर ही कर सकते हैं। अच्छा बताएं आपको क्वेश्चन क्या है? अब कुछ सीएस भी कहते हैं कि जो ओपन एंडेड स्टेटमेंट्स होती हैं, जो ओपन एंडेड टॉपिक्स होते हैं, आप उनको बैंकर्स कैन नॉट बी चूजर जो है ये ओपन एंडेड है। तो लेकिन कुछ कहते हैं कि आप जो है वो प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट के ऊपर जाएं, आप प्रॉब्लम कॉजेस जो है उसके रेगुलेट करें। आप क्या सजेस्ट? इशू बेस्ड ऐसे भी हमेशा करना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। इशू बेस्ड ऐसे को हमेशा ऑप्ट करें। एनी अदर क्वेश्चन? वोकैब सिंपल रखनी है, वोकैब सिंपल रखें। अगर आपके पास अच्छी वोकैब है आप उसका भी इस्तेमाल करें। देखें ना, ये तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन याद रखें कि वोकैब में आपको पता होना चाहिए नाउन कौन सा वर्ड है, वर्ब कौन सा है। ये नहीं एक वर्ड नाउन है तो उसको वर्ब की जगह ठोक दिया, ये नाउन हो, वो एग्जामिनर परेशान हो जाएगा। मैं तो थीसिस स्टेटमेंट को कभी भी नहीं कहता, मैं तो सिंपल इशू ही आपका इंट्रोडक्शन है, आप इसको फॉलो करें। एक ऐसे में इसको लिखें, अगर आपको इजी लगे तो इसको आप अडॉप्ट कर लें और इसी पे आप इसी के अकॉर्डिंगली आपने डिफरेंट एसेज लिखें। इट इज द इजीएस्ट मेथड फॉर अटेम्प्टिंग एन एसे। इससे इजी मेथड कोई नहीं है। ये थीसिस स्टेटमेंट, ये फलानी स्टेटमेंट, ये धमकानी स्टेटमेंट छोड़ दें उसको। ये 4 लाइनें यार, कोई हदीस तो नहीं है कि देनी होती है क्या? और स्टांस उसको पता चल जाएगा, तेरा स्टांस क्या है, पेपर के अंदर उसको पता चल जाएगा। शेयर विद मी सैंपल। अच्छा मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे का फॉर्मेट। फर्स्ट थिंग क्या है, आप लोग बोलेंगे इशू। फर्स्ट थिंग इज इशू, सेकंड इज एक्सटेंट ऑफ द इशू, थर्ड इज कॉजेस, and number 4 remedies and solutions. So thank you so much class. I hope you people have enjoyed and learned a lot from this valuable trial. ठीक है, तो उम्मीद है ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। So it's only for your guidance, आपकी गाइडेंस के लिए था मेरी दुआ है कि आप तमाम लोग अपनी डिजायर्ड प्लेसेस पे चले जाएं और इस मुल्क को खुशहाल बनाने में अपना अहम और कलीदी किरदार अदा कर सकें। ठीक है।
Sir, CSS is possible in 5 months. Allahu Akbar. Yes, yes. CSS is possible in 5 months. Thank you so much.